ओके। ठीक है। तो दोबारा जो है शुरू करता हूँ लास्ट में जितना रह गया था। ठीक है, वहां से। ओके, सो लास्ट जो था हमारा, हम लोग बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। है ना, कि हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस में मेडिकल एग्जाम मतलब कंसेंट की जरूरत होती है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के केस में अब हमने बात की थी कि मिनिमम एज फॉर कंसेंट कितनी होनी चाहिए। तो अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीपी में चेक करना है या तो फिर कोई भी मतलब नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन करना, तो उसके लिए जो कंसेंट की मिनिमम एज जो होती है वो 12 साल। ठीक है, या फिर जो है 12 से ज्यादा की वहां पे मतलब कम से कम 12 से ज्यादा तो होनी चाहिए। मतलब 12 साल जो है या 12 साल से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, लेजेंट। हाँ, अगर कोई भी मान लो 12 साल से कम का है तो ऐसे केस में जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जो कंसेंट है वो कंसेंट बाय गार्जियन। ठीक है, जो गार्जियन है वो कंसेंट दे सकता है, और ये दिया हुआ है अंडर IPC 27 में, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता यानी IPC 27 में। ओके, दोबारा से बता दूं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, कि मिनिमम एज जो होती है कंसेंट की फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की 12 साल होनी चाहिए। या फिर अगर जो भी मान लो पेशेंट है उसकी एज 12 साल से कम है तो ऐसे केस में जो कंसेंट है वो गार्जियन दे सकता है। ठीक है, और ये आता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ अंडर IPC सेक्शन 27। ठीक है, लेकिन अगर जो है मेजर प्रोसीजर होने हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि कोई सर्जरी होनी है या कोई भी ऐसी चीज होनी है, तो इसमें जो है मिनिमम एज फॉर कंसेंट जो होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए। मतलब यानी कि जैसे कि बड़े कोई प्रोसीजर होने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो कंसेंट जो ली जाएगी, ठीक है, मान लो जो भी पेशेंट होगा या जिसकी भी कंसेंट ली जाएगी वो कम से कम नहीं तो 18 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है, सर्जरी एक्सेट्रा इन केसेस में। तो ये है। वेट फॉर सेकेंड, मैं बस 1 मिनट का पॉज लूंगा, लैपटॉप को चार्जर पे कनेक्ट कर लूँ क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। वेट फॉर सेकेंड दोस्त। ठीक है। ओके। ओके, सो मिनिमम। ओके। ठीक है, मेजर प्रोसीजर्स के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए, मतलब मेजर प्रोसीजर्स के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए कंसेंट की वो होनी चाहिए 18 ईयर्स। यानी जिससे भी हम कंसेंट लेंगे वो कम से कम 18 साल का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना बेटा कि मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? कंफ्यूज तो नहीं हो नम्रा? नो सर, नो कंफ्यूजन। ओके, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि कुछ ऐसा ना हो जो ना समझ में आ रहा हो? ओके, ठीक है। तो फिर मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जहाँ पे हमें कंसेंट की जरूरत मतलब वहां पे पड़ेगी या पड़ सकती है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम लोग कंसेंट लेंगे। ठीक है, दूसरा जहाँ पे हमें कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है, वो कौन सा केस है? वो है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इन रेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस वर्ड की, मेडिको लीगल। ठीक है, मेडिको लीगल मैंने आपको बताया था मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा लीगली किए जाने वाला एग्जामिनेशन कहलाएगा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। और किस केस में? रेप के केस में। मान लो कि कहीं पे कोई रेप केस हुआ है और रेप केस में वहां पे जो है हमें उसका एग्जामिनेशन करना है। तो इन केस ऑफ रेप जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन है उसको करने के लिए हमें जो है विक्टिम है उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है। ठीक है। ओके, तो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन इन रेप की अगर हम बात करें तो जो है वहां पे दो पर्सन्स वहां पे मौजूद होते हैं। एक तो होता है भाई विक्टिम, और जो होता है एक होता है एक्यूज्ड। विक्टिम कौन होता है? विक्टिम वो होता है जो कि मतलब जिसके साथ रेप हुआ है ना। और एक्यूज्ड कौन होता है? एक्यूज्ड वो होता है जिसने रेप किया है।
ठीक है। या विक्टिम, अदर केसेस में भी विक्टिम वो होता है जिसके साथ मतलब जो मतलब जिसके साथ घटना घटित हुई है, और एक्यूज्ड वो होता है जिसने वो घटना की है। ठीक है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, है ना, तो जो मरा वो विक्टिम था, और जिसने मारा वो था एक्यूज्ड। ठीक है। अगर हम कंसेंट की बात करें है ना, और रेप के केस में, तो वहां पे जो विक्टिम है, विक्टिम की कंसेंट जो है वो मैंडेटरी है। यानी कि मान लो कोई भी फीमेल है, उसके साथ रेप हुआ, ठीक है, अब हमें क्या है, उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करना है। अब ऐसे केस में अगर हमें उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करना है, तो हमें उससे उसकी परमिशन लेनी होगी, और ये मैंडेटरी है कि हम जो रेप का विक्टिम है उसकी कंसेंट लें, है ना, और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी है। ठीक है। एक्यूज्ड की अगर हम बात करें, तो रेप केस में जो एक्यूज्ड है उसकी कंसेंट, उसके मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए हमें उसकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वो मतलब है ना, वो कहे कि भाई नहीं मुझे अपनी जांच नहीं करानी, तो भी हम वहां पे कर सकते हैं, हमें उससे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसकी? एक्यूज्ड की। ओके। दूसरा, कि जो रेप केसेस में जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की कंसेंट कौन देता है? ठीक है। तो किस में दी गई है? ठीक है, आईपीसी 184 में दी गई है। ये जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन इन रेप में जो हमें कंसेंट लेनी है ना, वहां पे विक्टिम की, ये दिया गया है सेक्शन 184 में। ठीक है, बीएनएसएस, यानी भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता, ये आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, बीएनएसएस को। ठीक है। और जो एक्यूज्ड की कंसेंट है उसका विवरण दिया गया है सेक्शन 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय न्याय, ये है भारतीय, फिर न्याय साक्ष्य संहिता, हाँ, भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता ही है शायद ये, है ना, आई मतलब ये इसको आईईए कहते हैं, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट 184 में दिया गया है विक्टिम की कंसेंट को रिलेटेड इन रेप केसेस, और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए 52 में दिया गया है एक्यूज की कंसेंट को लेके इन रेप केसेस। ओके। अब बात करते हैं नो कंसेंट, यानी ऐसी कौन कौन मतलब है ना, कहाँ कहाँ पे जो है हमें कंसेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे, मतलब इन रेप केस। ठीक है, नो कंसेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल या यूज रीजनेबल फोर्स, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड। ये वाला तो लाइन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे लग नहीं रहा ये वाला लाइन कुछ खास, तो इसको हम लोग स्किप मारते हैं। ओके। नो कंसेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, ठीक है। एक्यूज्ड के केस में यूज रीजनेबल फोर्स। हम्म। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखो, नो कंसेंट मतलब यानी कि सिंपल सी चीज यही है कि अगर हमें मान लो कोई कंसेंट नहीं देता, मान लो विक्टिम का, ठीक है, मतलब कब हमें कोई कंसेंट दे नहीं सकता, मतलब मना कर सकता है इस चीज को लेके है। ठीक है। अब मान लो रेप का केस था, रेप के केसेस में जो विक्टिम है उसमें हमें डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, है ना, मतलब यानी कि मान लो हमने उससे कंसेंट मांगी कि ऐसे ऐसे चीज है। अब भाई उसने मना कर दिया हमें, तो हमने क्या कि भाई वहां पे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसकी वो मतलब है ना लिखवा लिया कि हाँ भाई उसने जो अपनी कंसेंट देने से इनकार कर दिया, कि भाई मैं आपको मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए, है ना, कंसेंट देने से इनकार करती हूँ, है ना। उसने मतलब जो भी अपनी कंसेंट के लिए मना किया कंसेंट देने से, तो उसको वो कैसा रहेगा, वो डॉक्यूमेंटेड है ना इन्फॉर्म करेगा विक्टिम जो है। कैसे इन्फॉर्म करेगा? डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्म करेगा। समझ में आया ना बेटा? मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा यस कंफ्यूजन सर। हो रहा है ना। नहीं 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 कंफ्यूजन सर। मैं दोबारा आ से रहा है बता आ रहा देता है। हूँ। देखो, मान लो कि कोई ऐसा केस हुआ, मान लेते हैं एक रेप केस था। रेप केस में क्या था कि उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए। अब क्या था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने उस रेप केस के विक्टिम से बोला कि हमें मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करना है, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो आप जो है वहाँ पे इसके लिए हमें अलाउ करेंगी? तो वो जो विक्टिम थी, विक्टिम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस चीज के लिए आपको कंसेंट नहीं देती, या फिर मैं
कि मतलब है ना इस चीज से अग्री नहीं करती, ठीक है, तो उसने कंसेंट देने से मना कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो उसको रिटन डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्म करना होगा, यानी जो उसका रिफ्यूजल होगा उसको रिटन मतलब जो है ना इन्फॉर्म रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में इन्फॉर्म करना होगा। ओके। लेकिन मान लो जो है एक्यूज है, ठीक है, तो एक्यूज है, मान लो अगर वो अपनी कंसेंट देने से मना कर रहा है कि भाई उसका एग्जामिनेशन होना मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, है ना, और एक्यूज जो है, जो बलात्कारी है, वो मना कर रहा है कि नहीं मैं आपको अपने एग्जामिनेशन की परमिशन देता ही नहीं हूं, तो ऐसे केस में हम लोग रीजनेबल फोर्स का, या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो रीजनेबल फोर्स का बलपूर्वक जो है भाई वो उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, समझ में आने बेटा अब? ओके, ठीक है। ओके, तो दो केसेस हमने बात कर लिए थे जहां पे हमें कंसेंट की नीड है। तीसरा जगह जहां पे हमें कंसेंट की जरूरत पड़ेगी वो है अटॉप्सी। अटॉप्सी मतलब क्या होता है? अटॉप्सी मीन्स होता है कि पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम अटॉप्सी इसे हम लोग कहते हैं। मरने के बाद जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अटॉप्सी। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं, कोई अगर आपसे वाइवा में भी पूछे कि अटॉप्सी क्या होता है, अटॉप्सी क्या होता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस आर कॉल्ड अटॉप्सी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस आर कॉल्ड अटॉप्सी। ठीक है, यानी मरने के बाद जो चीर फाड़ करते हैं ना, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं अटॉप्सी। ठीक है, अटॉप्सी में जो है मान लो कंसेंट की अगर हम बात करें तो एक होती है मेडिको मेडिको लीगल, ओके, और एक होती है पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल। ठीक है, ओके। मान लो हमें किसी की ऑटोप्सी करनी है तो वहां पे मेडिको लीगल मतलब है ना केसेस के लिए जो हमें कंसेंट चाहिए होती है वो मतलब है ना ऑथराइज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग आईओ, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट इसको प्लीज कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी था पर्सन, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब डेथ हो गई जो है वहां पे, तो उसकी अटॉप्सी होनी थी, है ना, या उसका पोस्टमार्टम होना था। तो पोस्टमार्टम के लिए जो कंसेंट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? और मेडिको लीगल अटॉप्सी जो कंसेंट प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? वो प्रोवाइड करेगा ऑथराइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि वो कंसेंट प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। किसके लिए? फॉर मेडिको लीगल अटॉप्सी। ओके, ओके। या फिर जो है पैथोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल, मतलब है ना ऑटोप्सी की जो है, ऑटोप्सी में पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल फाइंडिंग्स के लिए, क्लिनिकल ऑटोप्सी के लिए जो हम लोग कंसेंट लेंगे वो किसकी लेंगे? फॉर फ्रॉम रिलेटिव्स। अब जैसे कि मान लेते हैं पेशेंट था, ठीक है, मान लो जो है पेशेंट को मान लो क्या दिक्कत थी, क्या कैसी थी, तो कि हाँ भाई हमें इसकी ऑटोप्सी करनी है। ठीक है, मान लो एक जनरल केस था। ठीक है, मान लो पेशेंट की मौत जो है एक नॉर्मल वे में उसमें हुई थी। ठीक है, जैसे कि मान लो नेचुरल डेथ हुई थी पेशेंट की, मान लो पेशेंट था और जो है वहां पे अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई और जो है फिर कुछ टाइम बाद जो है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब भाई डेथ हो गई हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अब क्या है भाई, पता तो करना पड़ेगा ना कि भाई इसकी डेथ क्यों हो गई, है ना, क्या रीजंस था इसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में जो है उसकी ऑटोप्सी के लिए जो कंसेंट होगी, है ना, कि मतलब क्यों मौत हुई, है ना, तो वो किससे कंसेंट ली जाएगी? वो ली जाएगी उसके रिलेटिव से, मतलब उसके माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई से भी, कि हाँ भाई कि हमें ये पता करना है कि ऐसे ऐसे ये जो पर्सन था इनकी मौत जो है क्यों हो गई, है ना। तो उस केस के लिए, यानी कि कोई भी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स को पता करने के लिए या क्लिनिकल फाइंडिंग्स को पता करने के लिए कि इनकी मौत क्यों हुई, है ना, तो वो वहां पे जब हम लोग ऑटोप्सी करेंगे तो उसकी कंसेंट जो होगी वो हमें प्रोवाइड कौन करेगा? फ्रॉम रिलेटिव्स। ओके, समझ में आने बेटा? सर हाँ, एक समझ में डाउट आने था, बेटा? जैसे एक एक्सीडेंट और वगैरह थम्स होता अप है अगर तो समझ उसमें में आया मेडिक तो। हेलो, मेरी आवाज। अगर नहीं आया तो मुझे चैट बॉक्स में बेटा लिख दो कि हेलो। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ ना, तो मुझे वॉइस नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइक कनेक्टेड है उस पर। फोन भी ले रहा होता तो मुझे सुनाई दे जाता। अगर आ रहा है बेटा तो समझ में आ रहा है ना सारा, तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दो। ओके, 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 हाँ आ गया मैसेज। सर एक्सीडेंट के केस में मेडिको लीगल
लेंगे। हाँ, देखो, जैसे कि मान लो कि एक्सीडेंट का केस है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो, अगर मान लो वो पेशेंट हमारे पास सीधे आया है, ठीक है, वो सिंपल सी चीज यही है, जैसे कि अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट आया है, ठीक है, तो हम लोग भाई पेशेंट के अटेंडेंस से लेंगे। अब मान लो जो है वहां पे कि पेशेंट ऐसा आया है कि भाई थोड़ा सा होशो हवास में है, मतलब इतना है कि वो जेस्चर्स के थ्रू या फिर किसी भी मतलब जेस्चर्स के थ्रू कर सकता है, या वर्बल कर सकता है, या बोल के कर सकता है, ऐसे कर सकता है, तो हम लोग पेशेंट की लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर पेशेंट हमारे पास ऐसा आया है कि एक्सीडेंट हुआ किसी पेशेंट का, और उसको जो है कोई उठा के लेके आया है ना, और जो है हम उस केस में वहां पे ना पेशेंट बोल पा रहा है, ना पेशेंट अपने होशो हवास में है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि या तो फिर भाई वो पुलिस केस बनता है ना। तो सबसे पहले भाई पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर वहां पे जो है ना, जैसे एक्सीडेंटल केस होता है ना, तो एक्सीडेंटल केस में सबसे पहले क्या होता है कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, देन फिर हाँ भाई कि इसका जो है शुरू किया जाए, या फिर ये जो चीज है, जैसे कभी कभार आपने मूवीज में देखा नहीं होगा कि जो है कि कभी भी कोई ऐसी चीज हो जाती है, मान लो किसी ने किसी को चाकू मार दिया या किसी को कुछ हो गया, मतलब डॉक्टर को लगा, तो भाई कि ये तो एक पुलिस केस है भाई, हम जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा केस रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो तुमने पूछा कि सर एक्सीडेंट के केस में, मान लो अगर पेशेंट बिल्कुल अकेला है ना, और उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, उसका कोई अता पता नहीं दूर दूर तक कोई में भी, तो भाई ऐसे केस में वहां पे क्या रहता है, हम लोग या तो फिर पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करेंगे अगर वो एक्सीडेंटल केस है तो, ठीक है। फिर वहां जो है भाई उससे कंसेंट लेंगे, इन्वेस्टिगेट है ना, जो भी पुलिस ऑफिसर है उससे कंसेंट लेंगे, देन फिर हम लोग प्रोसीजर को शुरू करेंगे वहां पे, ठीक है। समझ में आना बेटा? ओके। तो अब समझ में आया ना कि एक्सीडेंटल केस में भी कब हम लोग है ना वहां पे पेशेंट की कंटेंट कंसेंट लेंगे, कब जो है हम लोग है ना कि मतलब वहां पे पुलिस को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, है ना। समझ में आया ना? यस लिख दो अगर समझ में आया अब तो। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, देन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है एमटीपी के केस में, ठीक है। यानी एमटीपी क्या होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटी के एमटीपी के केसेस में या अबॉर्शन के केसेस में भी कंसेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एमटीपी के केस में मैंडेटरी कंसेंट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, मान लो जिस भी वुमन है, जो भी लेडीज है, उसका अबॉर्शन, जिसका अबॉर्शन होना है, तो भाई उसकी कंसेंट जरूरी है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे आपका अबॉर्शन होना है, क्या आपकी मर्जी से, मतलब आपकी मर्जी है इसमें, या फिर आप अग्री हैं इस चीज से, ठीक है। तो इस वजह से कंसेंट जरूरी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज याद क्या होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं हो, जैसे कई बार क्या होता है कि इलीगल अबॉर्शन करा देते हैं, तो भाई वो किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे जो भी कंसेंट ले रहा है डॉक्टर, वो ये चीज इंश्योर करता है कि वो किसी दबाव में नहीं है, वो अपने पूरे होशो हवास में वो अपनी मर्जी से दे रही है, और वो डॉक्यूमेंटेड है। ये नहीं कि उसने पूछा डॉक्टर ने और लेडीज ने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है। और दूसरी चीज, 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन जो है एक ऐसी चीज है, मैंने आपको बताया नहीं था कि यहाँ पे ये हाँ कि मेजर प्रोसीजर है, मेजर प्रोसीजर्स में भाई कंसेंट के लिए 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैंडेटरी कंसेंट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन, मिनिमम एज 18 साल की तो होनी चाहिए, है ना। 18 साल से कम है, या फिर मेंटली इल है, या फिर लीगल गार्डियन की, ठीक है। एमटीपी के केस में जो है अगर मान लो जो है 18 साल से कम की एज है, या तो फिर जो फीमेल है वो मेंटली इल है, किसी वजह से प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो ऐसे केस में जो कंसेंट ली जाएगी वो जो उसका लीगल गार्डियन होगा उससे ली जाएगी, ठीक है। हस्बैंड कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। एमटीपी के केस में या अबॉर्शन के केस में जो हस्बैंड की कंसेंट होती है वो जरूरी नहीं होती, है ना। यानी कि हस्बैंड से नहीं पूछता कि भाई आपको ये अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना, लेडी से पूछेंगे कराना है या नहीं कराना। भले ही हस्बैंड कह दे कि नहीं मुझे कराना है, लेडीज ने मना कर दिया कंसेंट देने से कि नहीं कराना, तो अबॉर्शन या एमटीपी नहीं होगा, लीगली तो नहीं होगा, इलीगल में तो भाई कुछ भी कर दें, क्या ही कह सकते हैं। ओके, हाँ बाकी मिसलीनियस पॉइंट है, ये सब आपके कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तभी बता देता हूँ मिसलीनियस पॉइंट में। ओके, आईपीसी 26 के अंडर में क्या क्या चीज है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट फॉर पेशेंट बेनिफिट, ठीक है। यानी कि आईपीसी 26 में क्या है, ठीक है। मान लो कि कोई भी ऐसी चीज होती है कि मतलब
सोच समझ के मान लो, जिसके लिए इंटेंड, नॉट इंटेंडेड टू कॉज इट, मतलब यानी कि ना चाहते हुए, मतलब मृत्यु चाहते नहीं थे, लेकिन अगर मान लो किसी भी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डन बाय कंसेंट फॉर पेशेंट्स बेनिफिट, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि पेशेंट, मान लो कोई भी था, उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसने हमें परमिशन दी सर्जरी की, ठीक है ना, कि पेशेंट मान लो, और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 50-50 चांसेस हैं, जिंदा बच भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, ठीक है। अब पेशेंट ने कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब सर्जरी कीजिए। अब क्या था, डॉक्टर ने तो भले के लिए ना सर्जरी की, अब लेकिन हुआ क्या कि जो है पेशेंट की होगी डेथ। तो अब ऐसे केस में क्योंकि उसने अपनी कंसेंट दी थी, है ना, उस चीज के लिए, तो नॉट एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आईपीसी 27 में ये चीज दे रखी है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बाय गार्जियंस कंसेंट, है ना। देखो आईपीसी 27 में क्या है कि कोई भी ऐसी चीज, मान लो बच्चा है ना, बच्चा मान लो कोई बीमार है, बच्चे को कोई बीमारी है, तो अब उसके अच्छे के लिए मान लो हमने उसको कोई दवाई दी, उसकी कोई सर्जरी की या कुछ भी ऐसा हुआ, है ना। अब मान लो जो है उसको कोई नुकसान कर गई या फिर जो है कुछ दिक्कत हो गई, तो ऐसे केस में भाई अगर उसके अच्छे के लिए किया है ना, और जो है दूसरी चीज क्या है कि बाय गार्जियंस कंसेंट, है ना, और उसके गार्जियन की कंसेंट से किया था, है ना, और जो है भाई अब लेकिन क्या था कि बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो वो ऑफेंस में नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कोई पेशेंट था वो होश हवास में नहीं था, मान लो जैसे तुमने बेटा नम्रा बोला था ना कि एक्सीडेंटल केस, मान लो कोई पेशेंट आया एक्सीडेंट का, वो तो अपने होश हवास में नहीं था, उसका अ, भाई लेके आया, मान लेते हैं उसको। अब क्या था कि डॉक्टर ने कहा कि देखो बचने के चांसेस हैं कम, अब मैं कोशिश तो करूंगा, तो भाई लेकिन कंसेंट चाहिए आपका, कंसेंट फॉर्म पे साइन करा लिया। अब क्या होगा कि पेशेंट की मान लो इन केस डेथ हो गई, तो वो ऐसे केस में इट्स नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस ये होता है कि भाई कोई भी गलत चीज, मतलब यानी कि पनिशेबल, है ना, लीगली वहां पे, तो इस तरीके, ठीक है। तीसरा मिसलिनियस पॉइंट क्या है कि मैंडेटरी कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, मतलब यानी कि कोई ऐसा कैदी है, कोई ऐसा मुजरिम है जो कि अंडर ट्रायल है, मतलब यानी कि उसके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है। तो मैंडेटरी तो फिर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, हाँ, अगर कोई मतलब अंडर ट्रायल जो है, मतलब कोई भी जो है कैदी है ना, और वो सजा काट रहा है ना, तो उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो है भाई उसकी कंसेंट जो है जरूरी है, ठीक है। समझ में आना। ओके, मैं नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ता हूँ, ओके ठीक है। चौथा मिसलिनियस पॉइंट क्या है कि कंसेंट फॉर ऑफ अथॉरिटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ कन्विक्ट, ओके, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कन्विक्ट, ठीक है। मान लो कि कोई भी कन्विक्ट है, कन्विक्ट मतलब ये चीज है कि कन्विक्शन, मतलब जैसे कि मान लो किसी को मैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, वो मान लो जो है किसी भी इंसान को अपनी कस्टडी में ले लेता है, ठीक है। तो भाई हमें उसका एग्जामिनेशन करना है, तो उस चीज के लिए भी भाई कंसेंट चाहिए होगा, कंसेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कन्विक्ट, हाँ ठीक है, हाँ सिंपल सी चीज भाई है, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल ये था पूरा कंसेंट का, ये एक शॉर्ट आंसर टॉपिक है, और ये वाइवा के उस पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप मुझसे, अगर आप ये मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने रिव्यूज़। और अगर आपको कोई चीज़ इससे रिलेटेड कंफ्यूज लगी, कंफ्यूजन हुआ या कुछ और भी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है तो आपको लिंक जो है क्लासेस का मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सो मैं भी थक चुका हूँ पढ़ा पढ़ा के। ओके, तो बेटा क्लास आपको आज की कैसी लगी, मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बता दें, देन फिर मैं क्लास को एग्जिट करता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया था। ओके, ठीक है, ठीक है फिर।